पालनपुर गांव समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग मछलियाँ बेचकर ही अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में मोहिनी अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसके माँ बाप मोहिनी की हरकतों से बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि मोहिनी थोड़ी बेअकल और आलसी थी। अरे ओ बेअकल लड़की, मैं खेतों में गेहूँ काटने जा रही हूँ। शाम होने से पहले समुद्र से कुछ मछलियाँ पकड़ लाना। आज मौसम पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या माँ, रोज खाना मैं बनाऊँ, घर के सारे काम मैं करूँ और मछलियाँ भी मैं ही पकड़ूँ? थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। चुपचाप से वही कर जो कहा गया है। इतने सारे काम गिना दिए और एक भी ठीक से करना नहीं आता। इतना कहकर मोहिनी की माँ गायत्री खेतों में फसल काटने चली जाती है और मोहिनी अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके वापस सो जाती है। कुछ घंटों की नींद के बाद जब वो जागती है तो देखती है कि शाम हो गई है। अरे बाप रे बाप, इतने जल्दी शाम हो गई। मोहिनी बेटा, अपनी भलाई चाहती है तो जल्दी से भाग। माँ के आने से पहले मछलियाँ पकड़कर जल्दी से आ जा। मोहिनी भागते हुए समुद्र की ओर जाती है, लेकिन जैसे कि उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी, आसमान में काले गहरे घने बादल छा गए। अरे अरे बादल भैया, थोड़ा तो सब्र कर ले। बस मुझे थोड़ी सी मछलियाँ पकड़कर घर ले जाने दे, उसके बाद तू फट जाना। ऐसा कहते हुए मोहिनी समुद्र के पास पहुँच जाती है। इधर मोहिनी की माँ उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। मोहिनी, ओ मोहिनी, मोहिनी दीदी तो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गई है। हे भगवान, ये लड़की आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ऐसे घोर अंधेरे काले बादल तो तब आते हैं जब उसे आना होता है। किसे आना होता है काकी? गायत्री कुछ भी नहीं कह पाती। थोड़ी देर बाद मौसम शांत हो जाता है, जिसकी वजह से मोहिनी थोड़ी मछलियाँ पकड़ लेती है और उन्हें घर ले जाने लगती है। तभी उसकी कुछ सहेलियाँ उसे बेवकूफ बनाकर मछलियाँ लेने की योजना बनाती हैं। अरे अरे मोहिनी, ये मरी हुई मछलियाँ कहाँ ले जा रही है? अरे हट कविता, आज मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे पहले ही बहुत देरी हो गई है। अगर सही समय पर मछलियाँ लेकर घर नहीं पहुँची ना, तो मेरी माँ मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। देख मोहिनी, अगर तू घर पहुँच भी गई ना, तो भी आज तेरी हड्डियाँ टूटने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? अरे मेरी बेअकल सहेली, भला क्या मरी हुई मछलियों को कोई पका कर खाता है? देख जरा, तेरे पास तो एक भी जिंदा मछली नहीं है। हाँ हाँ सविता, ये तो तुमने बहुत पते की बात की। अगर मैं इन मरी हुई मछलियों को माँ के पास ले गई, तो वो तो इन्हें कुत्तों को खिला देगी। लेकिन सविता, अब तो मेरे पास दोबारा मछलियाँ पकड़ने का समय ही नहीं है। अब तो मैं बुरी तरह फंस गई। अरे अरे, जब तेरी सहेलियाँ तेरे पास हैं, तो तू इतना क्यों फिक्र करती है? एक काम कर, ये सारी मछली हमें दे दे और इसके बदले मैं तुझे एक जिंदा मछली देती हूँ। मोहिनी अपने दोस्तों की बातों में बहुत ही आसानी से फंस जाती है और वो एक जिंदा मछली लेकर घर की ओर जाने लगती है। ये सारी घटना पेड़ के पीछे छुपा एक सुंदर नवयुवक देख रहा था और वो सोचता है, इससे बड़ी बेअक्ल लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। भला पानी के बाहर कौन सी मछली जिंदा रहती है? खैर, मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी। इसे मैं आसानी से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। चंद्रेश मोहिनी का पीछा करने लगता है और उसके घर पहुँच जाता है। माँ, ओ माँ, देख मैं मछली लेकर आ गई। ये क्या, बस एक मछली? अरे क्या बताऊँ माँ, रास्ते में आते समय सारी मछलियाँ मर गई थी, तो मेरी सहेलियों ने उन मछली के बदले मुझे ये जिंदा
आज तो तूने हद कर दी मोहिनी, इतनी बेवकूफ तो कैसे हो सकती है। आज तो तुझे मैं बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से, तभी अकल आएगी तुझे। इतना कहकर गायत्री घर के दरवाजे बंद कर लेती है और मोहिनी दुखी होकर वापस समुद्र की ओर जाने लगती है। यही सही मौका है इस लड़की की मूर्खता का फायदा उठाने का। मोहिनी समुद्र के पास बैठी हुई थी, तभी चंद्रेश मौका पाकर उसके पास जाता है। कैसी हो होशियार लड़की? मुझे तो सब लोग बेअकल बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो मुझे होशियार कह रहे हो। लगता है इस गांव में नए हो तुम। वैसे कौन हो तुम? जी मेरा नाम चंद्रेश है और मुझे मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया है और मैं तब से एक आश्रय के लिए भटक रहा हूँ। तुम मुझ गरीब को अपने घर के किसी कोने में छोटी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारा बहुत आभार रहेगा। अरे मेरे घर में मुझे ही नहीं रहने दिया तो मैं तुम्हें कहाँ से आसरा दे दूँ? मैं तो खुद ही आज रात के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्यों घर से निकाल दिया? फिर मोहिनी उसे सारी बातें बताती है। चंद्रेश को तो पहले से ही ये सब मालूम था, इसीलिए उसने पहले से ही एक पेड़ के पीछे टोकरी में मछलियाँ रखी हुई थी। वो पेड़ के पास जाता है और मछलियों से भरी टोकरी उसके सामने रख देता है। मोहिनी ये देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह वाह चंद्रेश, तुम तो कमाल के इंसान हो। तुमने तो मेरी सारी समस्या दूर ही कर दी। अब मैं माँ को ये सारी मछलियाँ दे दूंगी, जिससे वो यकीन कर लेंगी कि उनकी बेटी बेअकल नहीं है। तो क्या अब तुम मुझे अपने घर में रहने की जगह दोगी? मोहिनी सोच में पड़ जाती है और फिर सोचते हुए बोली, देखो तुमने मेरी मदद तो की है, तो मैं तुम्हें अपने घर में तो रहने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरी ऐसी ही मदद करनी होगी जिससे मेरी माँ को लगे कि मैं सचमुच अक्लमंद हो गई हूँ। चंद्रेश शर्त के लिए मान जाता है और दोनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वे अपने घर पहुँच जाते हैं। मोहिनी बाहर से अपनी माँ को आवाजें लगाने लगती है। गायत्री जैसे ही दरवाजे खोलती है तो देखती है मोहिनी के साथ एक सुंदर नवयुवक है। मोहिनी अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताती है। माँ जी, मैं बहुत मुश्किलों का मारा हूँ। कृपया करके बस थोड़े दिनों तक मुझे अपने घर में रहने दो। इसके बदले आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। गायत्री उसकी बेबसी देखकर अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और चंद्रेश पूरे परिवार के साथ घुल मिल चुका था और गायत्री भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। एक दिन सेठ के यहाँ पर काम करने वाली महिला एक खबर लेकर मोहिनी के घर आती है। अरे ओ मोहिनी बेटा, तुझे कल सेठ जी ने अपनी हवेली में बुलाया है। हवेली का नाम सुनते ही चंद्रेश गुस्से से तिलमिला उठता है। उस महिला के जाते ही चंद्रेश मोहिनी के साथ हवेली में जाने की तरकीबें सोचने लगता है। रात में मौका पाते ही चंद्रेश गायत्री के पास जाकर कहता है, माँ जी, आपको तो मालूम है हमारी मोहिनी कितनी मूर्ख है और सेठ तो बहुत ही चतुर आदमी है। कहीं उसने कोई ऊंच नीच की तो हमारी मोहिनी की तो बड़ी बदनामी होगी। मोहिनी तो बहुत ही आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। अगर आप कहो तो कल मैं मोहिनी के साथ हवेली में चला जाऊंगा। गायत्री को भी चंद्रेश की बातें सही लगती है और वो इसकी बात मान जाती है। अगले दिन दोनों सेठ की हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे चंद्रेश उस हवेली के पास जा रहा था, वैसे ही उसका गुस्सा आग की लपटों की तरह भड़कने लगता है। मोहिनी जब उसे देखती है तो चिंतित होकर पूछती है, चंद्रेश, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक तुम्हें क्या हुआ? चंद्रेश उसे कोई जवाब नहीं देता।
थोड़ी देर चलने के बाद वो हवेली में पहुंच जाते हैं। मोहिनी सेठ से मिलने भीतर चली जाती है और चंद्रेश बाहर रुककर हवेली को गौर से देखने लगता है, मानो कि उसे किसी चीज की तलाश हो। सुनो मोहिनी, मेरा बेटा विलायत से पढ़कर आया है और कल उसका 25वां जन्मदिन है और इस खुशी में मैंने पूरे गांव को दावत दी है, इसलिए तुम मुझे कल 80 किलो ताजा मछली लाकर दे देना। तभी उसका बेटा राजेश वहाँ आता है। मोहिनी की नजर जैसे ही राजेश पर पड़ती है तो वो बस उसे घूरती ही रह जाती है। तभी राजेश अपने पिता से कहता है, लेकिन पिताजी, इतनी सारी मछली कौन खाएगा? ऐसे जीवों की हत्या करना तो पाप है। हाँ सेठ जी, राजेश जी एकदम सही कह रहे हैं। ये तो कभी कोई गलत बात कह ही नहीं सकते। इधर चंद्रेश घूमते घूमते हवेली के अंतिम छोर पर आ जाता है। तभी अचानक उसे कुछ दिखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से भागकर उसी ओर जाता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और चंद्रेश अपने असली रूप में आकर मीलों दूर जाकर गिरता है। कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं? चंद्रेश खुद को पेड़ों के पीछे छुपा लेता है। जिस चीज की तलाश मैं इतने सालों से कर रहा हूँ वो मेरे सामने है और मैं इसे छू भी नहीं सकता। अगर इस नायाब रत्न जड़ित अद्भुत पेड़ के फूलों को सही समय पर नागलोक नहीं ले गया तो मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। चंद्रेश एक इच्छाधारी नाम था जो अपनी माँ को बचाने और अपने पिता के हत्यारे को मारने यहाँ आया था और इसके लिए उसने मोहिनी जैसी मूर्ख लड़की का सहारा लिया। थोड़ी देर बाद मोहिनी हवेली से बाहर आती है और वो चंद्रेश को ढूंढने लगती है। चंद्रेश जल्दी से अपने जख्मों को छुपाता है और उसके पास जाता है। कहीं मोहिनी ने मुझे मेरे असली रूप में तो नहीं देख लिया? ऐसा हुआ तो मैं उसे ही मार दूंगा। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ चंद्रेश। तुम्हें पता है आज मैंने राजेश को पूरे 15 साल बाद देखा। तो मैं क्या करूँ? तुम मुझे बस ये बताओ कि सेठ जी ने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया था? फिर मोहिनी चंद्रेश को सारी बात बताती है। अच्छा, तो मोहिनी ने मेरा असली रूप नहीं देखा। और फिर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। चंद्रेश रास्ते भर उन फूलों को पाने की तरकीब सोचता रहता है जो उसने सेठ के बगीचे में देखे थे। मोहिनी, चंद्रेश, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप इतनी घबराई क्यों हैं? अरे यहाँ सेठ के बगीचे में कोई सांप आया था, इसीलिए सेठ ने वहाँ की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या बड़ी बात है माँ? सांप तो हर जगह होते हैं और वो पेड़ों के बीच नहीं रहेंगे तो क्या हमारे साथ इस घर में रहेंगे? इसमें सुरक्षा बढ़ाने की भला क्या जरूरत थी? मोहिनी, तू उस सेठ से दूर ही रहना। उसने बहुत से सांपों के परिवार उजाड़े हैं और उसका कोई न कोई दुश्मन उससे एक दिन जरूर बदला लेगा। माँ, ओ माँ, आज मुझे पूरे 80 किलो मछली पकड़नी है। आज शाम को मेरे राजेश का जन्मदिन है। मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जा रही हूँ। इतना कहकर मोहिनी खुशी खुशी मछलियाँ पकड़ने चली जाती है। शाम को सारे गांव वाले सेठ की हवेली में राजेश के जन्मदिन की दावत का लुत्फ उठा रहे थे। तभी सेठ एक ऐलान करता है, सुनो गांव वालों, मेरा बेटा आज 25 वर्ष का हो चुका है और मैं उसके विवाह के लिए एक उत्तम लड़की को ढूंढ रहा हूँ और मेरी कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर मोहिनी की आंखें चमक उठती है क्योंकि वो भी राजेश को बचपन से प्यार करती थी। सेठ आगे अपनी शर्त को बताता है। मेरे विवाह के समय मेरे ससुर ने मुझसे सबसे नायाब और अद्भुत चीजों की मांग की थी और मैंने उन्हें वो चीजें लाकर भी दी थी। इसलिए उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि जो भी सबसे नायाब चीज को मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसी को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूँगा और उसका विवाह मैं अपने बेटे राजेश से करूँगा। ये सुन के मोहिनी बहुत ही खुश होती है। वो घर आकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है। देख मोहिनी, मैंने तुझे कहा था ना, उस सेठ से दूर ही रहना। वो और उसके कारनामे किसी से छुपाए नहीं छुपे। वो खानदान तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तेरी शादी वहाँ कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैं राजेश को बचपन से पसंद करती हूँ और मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। प्यार में बावली हो गई है तू। मैं तेरी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी। पता नहीं कब कौन से सांप उस सेठ से दुश्मनी निकालने के लिए तुझे ही खत्म कर दे। मोहिनी बेचारी अकेले घर से थोड़ी दूर आम के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। ये सारी बातें चंद्रेश भी सुन लेता है। चंद्रेश को उस नायाब पेड़ के फूलों को पाने का रास्ता मिल जाता है। वो मोहिनी के पास आकर बोला, मोहिनी, तुम कहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि राजेश को पाने के लिए तुम्हें कौन सी सबसे नायाब चीज को हासिल करना होगा। क्या सच में चंद्रेश, तुम्हें पता है क्या? मुझे जल्दी से बताओ ना, मैं वादा करती हूँ इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अपनी माँ को भी नहीं, कसम से। मोहिनी, तुम्हें मालूम है कि सेठ ने उस बगीचे में इतना कड़ा पहरा क्यों लगाया है? क्योंकि वहीं पर सबसे नायाब चीज है। चंद्रेश उसे बताता है कि जब भी कोई साफ दिल का इंसान उस पेड़ को छूता है तो उस पेड़ की डाली डाली चमक उठती है और उसमें जो फूल लगते हैं उनके बीज किसी नागमणि से कम नहीं होते और नागमणि जैसी दिखने वाली हर चीज नायाब होती है। मोहिनी, क्या तुम उन फूलों को लेकर आ पाओगी? क्योंकि ये काम जोखिम भरा है और अगर सेठ को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मैं राजेश से विवाह करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 2 दिन बाद समारोह होने वाला है और सभी लोग अपने द्वारा लाए गए नायाब चीजों को सेठ जी को दिखाएंगे। मैं भी तभी उन्हें वो नायाब रत्न जड़ित नागमणि जैसा बीज दिखाऊंगी और फिर राजेश मेरा होगा। तुम्हारा धन्यवाद चंद्रेश। ये सुन के चंद्रेश बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी सोने चला जाता है। आधी रात होते ही मोहिनी चुपके से सेठ के बगीचे में जाती है। वो सभी की नजरों से बचकर ठीक वैसा ही करती है जैसे उसे चंद्रेश ने करने को कहा था। वो फूलों की तेज चमक को छुपाने के लिए उन्हें कपड़े में बांध लेती है। तभी एक नौकर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो बगीचे की ओर आने लगता है। मोहिनी डर जाती है और हड़बड़ी में अपनी ताबीज वहीं गिरा देती है। चंद्रेश बेसब्री से मोहिनी का इंतजार कर रहा था। कल पूर्णिमा है और आज रात ही मोहिनी को उन फूलों को लाना होगा, नहीं तो मैं अपनी माँ को जीवित नहीं कर पाऊंगा। मोहिनी जैसे ही घर आती है तो वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। मोहिनी चंद्रेश को वो फूल दिखाती है। चंद्रेश उसे जैसे ही देखता है तो वो भावुक हो जाता है और उसे महसूस होता है कि मोहिनी कितने साफ दिल की लड़की है। वो उस फूल की सारी पत्तियों को निकालकर उस नागमणि जैसे दिखने वाला नायाब बीज मोहिनी को देता है। मोहिनी बिना शोर किए चुपचाप उसे अपने कमरे में ले जाती है। मोहिनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इन पत्तियों के रस की मदद से अपनी माँ को जीवित कर पाऊंगा। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। अलविदा प्यारी मोहिनी। इतना कहकर चंद्रेश अपने असली रूप में आकर नागलोक चला जाता है और मोहिनी सोचती है कि कल राजेश उसका हो जाएगा। अगली सुबह मोहिनी जल्दी से तैयार होकर सेठ की हवेली में पहुंच जाती है।
सभी लड़कियां एक एक करके अपने द्वारा सभी कीमती चीजें सेठ जी के सामने रख देती हैं। जैसे ही मोहिनी की बारी आती है तो वो उस अद्भुत नागमणि जैसे दिखने वाले बीज को सबके सामने रख देती है। सारे गांव वाले ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे मोहिनी, तुझ जैसी बेअकल लड़की को आखिर इस नायाब चीज के बारे में बताया किसने? वो सब छोड़ो चाची, पहले ये बताओ कि ये है ना अब तक की सबसे नायाब चीज? सभी गांव वाले मोहिनी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन सेठ अपने बेटे का विवाह एक मछली पकड़ने वाली से नहीं कराना चाहता था। उसने कभी इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि मोहिनी इस शर्त को जीतेगी। इससे पहले कि सेठ कुछ बोल पाता, मोहिनी राजेश से कहती है, राजेश, मैं तुम्हें बचपन से प्रेम करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और देखो, ये शर्त मैंने जीत ली है। अब हम जल्दी ही विवाह करेंगे। तू तो कौड़ी की मछुआरिन बड़ी आई मुझसे शादी करने। कान खोलकर सुन ले मोहिनी, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाला। तेरे जैसे लोगों को तो मैं अपनी जूती के नीचे भी नहीं रखता। बड़ी आई बेअकल कहीं की। मोहिनी को राजेश की बातें अंदर तक तोड़ देती हैं। उसे आज तक बहुत लोगों ने बेअकल बोला था, लेकिन उसे कभी किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। मोहिनी का दिल बुरी तरह टूट जाता है। तभी कमला चाची राजेश से कहती है, ओहो, बड़ा आया हूर का परा। अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो ऐसे ही बोल देता अपने बाप से। फालतू में ये शर्त रखने की क्या जरूरत थी? हाँ सेठ जी, आपने जुबान दी थी, जो सबसे नायाब चीज लेकर आएगा उसी से ही राजेश की शादी होगी। तो अब कराओ मोहिनी से शादी। सेठ गांव वालों को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से राजेश को लेकर चला जाता है। मोहिनी भी उदास होकर घर आती है और बिना कुछ खाए पिए खटिए पर लेट जाती है। यहाँ हवेली में सेठ सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी शर्त पूरी नहीं की तो गांव वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे और फिर वो लोग मुझसे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उस मछुआरिन से राजेश की शादी भी तो नहीं करा सकता। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सेठ ये सब सोच रहा था कि तभी दो नौकर उसके पास आते हैं और उसे मोहिनी की ताबीज देते हैं। सेठ उस ताबीज को देखकर तुरंत समझ जाता है कि मोहिनी ने उसके बगीचे से वो फूल को चुराया है। सेठ तुरंत अपने आदमियों को मोहिनी के घर भेजता है। मोहिनी इन सब बातों से अनजान उदास बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर जाती है। देखो देखो गांव वालों, मैं अपने बेटी की शादी इससे करवाने की सोच रहा था, लेकिन ये तो चोरनी निकली। फिर सेठ गांव के लोगों को उस नायाब फूलों के बीज के बारे में बताता है कि कैसे मोहिनी ने रात के अंधेरे में उसे चुराया था। देखा देखा गांव वालों, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बेअकल लड़की भला कैसे इतनी कीमती चीज को परख पाएगी। तभी गांव का एक आदमी मोहिनी से पूछता है, मोहिनी, लेकिन तुम्हें नायाब फूलों के बारे में बताया किसने? पूरे गांव में तो किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि सेठ के बगीचे में ऐसी भी कोई नायाब चीज थी। गोपाल की बात सुन के सेठ भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये रहस्य तो उसकी माँ के अलावा और किसी को नहीं पता था और उसकी माँ को मरे हुए तो बरसों बीत चुके थे। ए लड़की, सच सच बता, तुझे इसके बारे में किसने बताया, वरना तेरी माँ को कारागार में डाल दूंगा। मोहिनी बहुत ही डर जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए सारा सच सेठ को बता देती है। मोहिनी जल्दी से चंद्रेश के कमरे में जाती है और वहाँ वो देखती है कि चंद्रेश जा चुका है। मोहिनी डरते हुए बाहर आती है और सेठ को सारी बात बताती है। अच्छा, मुझसे झूठ बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत? मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से तुझे इस गांव से निकाला जाता है
और अगर तू वापस इस गांव में आई तो तुझे वहीं मार दूंगा। सेठ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और मोहिनी गांव को छोड़कर जाने लगती है। ओह मेरी मोहिनी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। भला तेरे बिना मैं यहाँ क्या करूँगी? नहीं माँ, आप यहीं रहो। मुझे चंद्रेश को ढूंढना है। मुझे इस बात का पता लगाना है कि आखिर जो बात पूरे गांव में किसी को नहीं पता, वो उसे कैसे पता थी। और अगर उसे ये सारी बातें पहले से पता थी, तो इसका मतलब उसने मेरे साथ ही जानबूझकर किया। मोहिनी चंद्रेश को ढूंढने गांव से बहुत दूर आ जाती है। दूसरी तरफ चंद्रेश को मोहिनी की बहुत याद आ रही थी। इतना समय उसके साथ रहने के बाद कहीं न कहीं वो मोहिनी की मासूमियत देखकर उसे पसंद करने लगा था। चंद्रेश की माँ उसे परेशान देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ चंद्रेश, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बस मोहिनी के बारे में सोच रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी सेठ के लड़के से होने वाली है। तो तुम इतने चिंतित क्यों हो? चंद्रेश अपने एहसास को और नहीं दबा सकता था, इसीलिए वो अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। लेकिन माँ, मोहिनी मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं चंद्रेश, तुम एक नाग हो और वो एक इंसान। तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा। मैं जल्दी तुम्हारी शादी अपनी पसंद से करवा दूंगी। इतना कहकर नाग माता वहाँ से चली जाती है। लेकिन चंद्रेश का मन अभी भी मोहिनी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो अपनी माँ को बिना बताए मोहिनी के घर जाता है। उसे देखकर मोहिनी की माँ उसे रोते हुए सारी घटना बताती है। गायत्री ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। चंद्रेश गायत्री के लिए समुद्र से कुछ मछलियाँ पकड़ने जाता है। तभी गांव की एक औरत चंद्रेश को देखकर पहचान लेती है और वो तुरंत सेठ के पास जाकर ये सारी बातें बताती है। ओह सेठ जी, वो लड़की एकदम सही कह रही थी। मैंने अभी मोहिनी के घर पर एक लड़के को देखा। आप जल्दी से जाइए, इससे पहले कि वो भाग जाए। सेठ ये सुनकर तिलमिला उठता है और वो अपने सिपाहियों को मोहिनी के घर जाने का आदेश देता है। सिपाही जब मोहिनी के घर जाते हैं तो उन्हें चंद्रेश नहीं दिखता, इसलिए वो लोग गायत्री को पकड़कर सेठ के यहाँ पर ले आते हैं और सेठ गायत्री को कारागार में बंद करवा देता है। यहाँ चंद्रेश थोड़ी देर बाद घर जाता है, पर वहाँ गायत्री को ना देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रात होती है, सेठ अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी चंद्रेश अपने असली रूप में सेठ को डसने जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ की चीखों को सुनकर सिपाही उस कमरे में आ जाते हैं, लेकिन तब तक सेठ अपना दम तोड़ चुका था। सेठ के पैरों में सांप के काटने का निशान देखकर पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि सेठ जी को किसी सांप ने डस लिया है। चंद्रेश को अब एहसास होता है कि गांव से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो हवेली के अंदर कमरों की तरफ जाता है। तभी उसकी नजर गायत्री पर जाती है। वो तुरंत गायत्री के पास जाता है और उन्हें वहाँ से आजाद करता है। गायत्री माँ, आप ठीक हो? चलो जल्दी से घर चलते हैं। सेठ को किसी सांप ने काट लिया है और वो मर चुका है। गायत्री चंद्रेश के साथ घर आ जाती है। यहाँ मोहिनी लगातार चंद्रेश को ढूंढे जा रही थी। वो एक बड़े से बरगद के पास बैठकर आराम करने लगती है। चंद्रेश, मेरी बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। आज से मैं कभी उसे बेअकल नहीं कहूँगी। वो जैसी भी थी मेरी बेटी थी। तो सेठ मर चुका है, अब उसकी जान को किसी का भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन माँ, वो किस दिशा में गई है? बेटा, वो तुझे ढूंढने गई थी। जिस दिशा से तू आया था वो उसी दिशा में गई है। चंद्रेश बिना
से चमक उठती है। वो जल्दी से मोहिनी के पास जाता है। चंद्रेश की आहट सुनकर मोहिनी की नींद टूट जाती है। चंद्रेश, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। अब चुपचाप मुझे बताओ कि तुम्हें उन फूलों के बारे में कैसे पता चला। मुझे सब कुछ सच-सच बताओ चंद्रेश। चंद्रेश मोहिनी को सब कुछ सच-सच बता देता है। ये सुनकर मोहिनी को तो मानो सदमा लग जाता है। वो डरती-डरती कहती है, तो तुम यहाँ मुझे बचाने आए थे? हाँ, अगर तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करो तो मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग कर तुम्हारे साथ एक मछुआरा बनकर पूरी जिंदगी भर साथ रहूँगा। मोहिनी सोचती है कि राजेश उसे पैरों की जूती समझता था और चंद्रेश उसके लिए अपनी सारी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। मोहिनी अपना सर हाँ में मिलाते हुए शर्माती है। चंद्रेश खुश होते हुए उसे कहता है, मोहिनी, तुम वापस गांव जाओ। सेठ अब मर चुका है तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अपनी शक्तियों को त्याग कर कल सुबह तुमसे मिलने आऊँगा। मोहिनी ठीक वैसा ही करती है जैसा कि चंद्रेश ने उसे कहा था। वो अपने गांव के लिए निकल जाती है। घंटों चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। गायत्री उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। मोहिनी अपनी माँ को सारी बात बताती है और कल सुबह का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह मोहिनी बहुत ही खुश थी। आज चंद्रेश आने वाला था, अब तक क्यों नहीं आया? माँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? अरे सब्र कर, आ जाएगा। एक काम कर, तू वहीं पर जा जहाँ उसे पहली बार तूने देखा था। मोहिनी को अपनी माँ की बात सही लगती है और वो समुद्र की ओर जाती है जहाँ पर वो पहली बार चंद्रेश से मिली थी। कुछ समय बाद चंद्रेश भी वहाँ आ जाता है और मोहिनी को पीछे से आवाज देता है, अरे तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई? सब कुछ ठीक है ना चंद्रेश? अपनी शक्तियों को त्यागने के बाद तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मोहिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर दोनों घर आते हैं और ऐसे उनका छोटा सा परिवार खुशी से रहने लगता है।